नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सबसे पहले सुर्खियों की तरफ। दिल्ली में आज भारत ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक, रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। अंतिम चरण में ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन, सुप्रिया सुले ने कहा आतंकवाद का नहीं होता कोई धर्म। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को हो रही इंटरनेशनल फंडिंग पर उठाए सवाल। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से भारी नुकसान, सिक्किम में अब तक 1700 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को मिला नया राष्ट्रपति। लिबरल पार्टी के ली जे म्यूंग होंगे नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और खेल की खबरों में आईपीएल को मिला नया चैंपियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद में लहराया जीत का परचम। आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत की यात्रा पर हैं। साथ ही दिल्ली में आज रिचर्ड मार्ल्स और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। रिचर्ड मार्ल्स की भारत यात्रा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ है। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में मजबूत सहयोग का आधार है। रिचर्ड मार्ल्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और भी गहरे होने की उम्मीद है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का कड़ा संदेश दुनिया के कई देशों में देने के बाद सर्वदलीय शिष्टमंडलों का भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका। एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज रात को स्वदेश वापस पहुंचेगा। शिष्टमंडल में शामिल कई दलों के नेताओं ने मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर की यात्रा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और बताया कि मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर सभी देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरण रिजिजू, इनके मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पे दिखाया और हमारा पूरा डेलीगेशन 11 दिनों से, अभी आज 11वां दिन है, हम 4 देशों में जाए। बहुत अच्छा MEA ने जो मीटिंग्स करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और जो भी हमारी ट्रिप में जिन जिन से मिले, हर जो भी नेता हमें मिला या जो भारत के वेल विशर्स रहे हैं, सब ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ कही कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और ऑपरेशन सिंदूर में हम पूरी ताकत से, जो घटना भारत में हुई है, इस ऑपरेशन में हम भारत के साथ हैं और भारत के सुख दुख में हम पूरी ताकत से भारत के साथ रहेंगे। शशि थरूर की अगुवाई वाला सर्वदलीय शिष्टमंडल अपने दौरे के अंतिम चरण में अमेरिका पहुंच चुका। अमेरिका में ये शिष्टमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को बताएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शांभवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, शिवसेना के मिलन देवड़ा, बीजेपी के शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और टीडीपी के GM हरीश बालयोगी शामिल हैं। इससे पहले ये शिष्टमंडल पनामा, कोलंबिया और ब्राजील का दौरा कर चुका है। वहीं काहिरा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का चरित्र दोहरा है और इस समय पर इस बात के सबूत सामने आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। Was Osama bin Laden being discovered and neutralized in Abbottabad? He was not found in Allahabad. He was found in Abbottabad. So a state
which could suck money out of the global coalition against terror led by the United States of America and shelter the biggest enemy of the United States of America and someone who's being hunted by the entire world is the greatest testimony to Pakistan's chicanery and doublespeak. So I think these 5 messages have very, very effectively gone across to our interlocutors. भारत के सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में अपनी यात्रा के अंतिम दिन हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष और ब्रिटिश और भारतीय मीडिया से बात की। शिष्टमंडल ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम की जानकारी दी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंधों को उजागर करते हुए ये कहा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ आना होगा। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को दिए जा रहे भारी भरकम अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये देखना चाहिए कि आर्थिक मदद का पैसा कहां जा रहा है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में सर्वदलीय शिष्टमंडल दिल्ली पहुंच चुका। इस प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, गणराज्य और सिंगापुर का दौरा किया। राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान के बाद भाजपा नेता लगातार हमलावर हैं। इसी क्रम में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी के अंदर प्रतिपक्ष नेता लायक योग्यता और परिपक्वता है ही नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की आज़ादी का हर कैलेंडर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के सरेंडर से भरा पड़ा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी की है, उसके द्वारा एक बार पुनः उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता नहीं है। आपने 15 जुलाई 2011 को यह बोला था कि आतंकवाद को काबू नहीं पाया जा सकता, यह था आतंकवाद से सरेंडर। आपने केवल 2 साल पहले मार्च 2023 में विदेश में जाके बोला था कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और यूरोप क्यों भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। ये होता है सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपने फौज को कार्रवाई की अनुमति नहीं दी आपकी सरकार ने, ये होता है सरेंडर। हिंदुस्तान की आजादी का हर कैलेंडर आपकी पार्टी, आपकी सरकार और आपके खानदान के सरेंडर के शर्मनाक कारनामों से भरा हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार सहित अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है। राम जन्मभूमि के पहले तल पर राम दरबार परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा साथ में शेष अवतार मंदिर में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए राम मंदिर को सुंदर रोशनी से सजाया गया है। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में होगी। देश भर के 101 आचार्यों की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के साथ इसे विधि विधान से संपन्न किया जाएगा। आपको बताएं कि साल 2024 में 22 जनवरी को भगवान श्री राम बालक स्वरूप में स्थापित किए गए। अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा और इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसन्नता जताई है। तरीके से प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया की गई और वेद मंत्रों द्वारा, वैदिक विद्वानों द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों द्वारा यह प्रक्रिया की जा रही है। इससे पहले हम 2014 में आए थे, तब यहाँ पे कुछ नहीं था और आज हमने यहाँ पे आके देखा है, तो आज ये हमारी शायद पीढ़ियाँ इसको देखने के लिए तरस रही होंगी आप, और हमारे तो भाग्य खुल गए कि जो हम यहाँ पधारे। राम जी का दर्शन हुआ, बड़ी नजदीक से श्रृंगार आरती में दर्शन हो गया। इतना हमने सोचा भी नहीं था कि इतना पास जाके हम कर लेंगे। सजावट तो बड़ी अच्छा लगा। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आज इसी दिन आ गए हैं। हमको मालूम नहीं था, यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि ऐसी व्यवस्था है, तो मैं रात में ही रुक गया और सुबह दर्शन किया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Clear to space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं असम की, जहां बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जहां 21 जिलों में 6,30,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। श्रीभूमि लगातार दूसरे दिन भी सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 2,30,000 लोग प्रभावित हैं। नगांव में 99,000 जबकि कछार में 89,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हैलाकांडी में भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश की वजह से सड़क, रेल और नौका सेवाएं बाधित होने से परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने असम और मेघालय के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए येलो अलर्ट जारी किया। असम, मेघालय में अलग अलग जगहों पर आज गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी वर्षा की संभावना है। SDMA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुल 8 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। असम में कुल 511 राहत शिविर बनाए गए। SDRF, DDRF, अंतर्देशीय जल परिवहन, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ स्थानीय प्रशासन कार्यालय लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। अब तक 120 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया, जिनमें से सबसे ज़्यादा 68 टीमें कछार में तैनात हैं। SDRF की टीमों में राज्य में तैनात 72 नावों के जरिए 863 से ज़्यादा लोगों को और साथ ही 411 जानवरों को बचाया गया। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से बात कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली, साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री शर्मा भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश से नॉर्थ सिक्किम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया और सड़कों, पुल और संपर्क मार्गों को नुकसान पहुंचा। नॉर्थ सिक्किम के मंगन जिले में जगह जगह भूस्खलन होने की वजह से साथ ही मिट्टी धंसने और चट्टानों के गिरने के कारण कई घर, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रशासन ने कुछ जगहों पर सड़क मार्ग खोल दिए जाने की बात कही, लेकिन अभी भी क्षेत्र में कई सड़कें बंद हैं। लगभग प्रशासन ने 1700 जो टूरिस्ट हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन अभी भी कई टूरिस्ट लांचुंग और लाचेन और छातिन में फंसे हुए हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, स्टेट और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ साथ भारतीय सेना मिलकर फंसे हुए लोगों को बचाने में लगी है और सीमा सड़क संगठन यानी BRO मलबा हटाने के काम में जुटा हुआ है। साथ ही प्रशासन मोबाइल कनेक्टिविटी और पेयजल आपूर्ति को जल्द ठीक करने की कोशिशें कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगन के लिए रेड अलर्ट और गैंगटॉक, सोरेंग जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने नॉर्थ सिक्किम के लिए सभी टूरिस्ट परमिट रद्द कर दी और लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मणिपुर में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य में बीते कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण इम्फाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत राहत और बचाव कार्य कर रही है। सेना ने बाढ़ से प्रभावित हुए इलाकों में अब तक 1560 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। वांखई में सबसे ज़्यादा 584 लोगों को निकाला गया। JNIMS के अस्पताल में जहां 569 लोगों को सुरक्षित निकाला गया,
वहीं उनमें 15 चिकित्सक रोगी ऐसे शामिल थे जिन्हें तत्काल देखभाल की ज़रूरत थी। खिताई चिंग गम्बाम लेइकाई में 110 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सेना के जवानों ने विभिन्न स्थानों से 3 दिव्यांगों को बचाने के लिए विशेष मिशन भी चलाया है। तो मणिपुर में भारी बारिश है। पूरा पूर्वोत्तर इस वक्त इसी तरह की मौसम की मार से जूझ रहा है और हम देख रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो तमाम बचाव दल हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चला रहे हैं। टूरिस्ट के साथ साथ आम लोगों के जनजीवन को भी व्यस्त करने की कोशिश की जा रही है। और उर्मिलेश भट्ट इस वक्त सिक्किम के कामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उर्मिलेश, अगर हम बाढ़ के हालातों की बात करें पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के, तो नॉर्थ सिक्किम सबसे ज़्यादा प्रभावित है। किस तरह से मिशन मोड में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है राज्य प्रशासन द्वारा? हाँ जी आंचल, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि जो नॉर्थ सिक्किम है वो 30 और 31 तारीख को जो मूसलाधार बारिश हुई है सिक्किम में, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसमें भी जो लांचिन और लांचुंग जो जगह हैं वो काफ़ी प्रभावित हुई हैं। वहाँ पर कई सारे टूरिस्ट घूमने गए थे, तो लिहाजा वो टूरिस्ट जो है वहाँ फंसे हुए हैं। जो प्रशासन ने हमसे कहा है वो ये बात कही है कि 1670 से अधिक जो है टूरिस्टों को वहाँ से निकाल दिया गया है। कुछ जो है सड़क मार्ग से निकाला गया है और कई लोगों को जो है जो सेना है उसके चॉपर से वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। हालांकि अभी भी प्रशासन कह रहा है कि 100 से अधिक लोग अभी भी यहाँ पर जो है फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की बात जो है प्रशासन जल्द से जल्द कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए राहत और बचाव कार्य की आंचल, तो यहाँ पर ITBP के साथ साथ आर्मी और NDRF के साथ यहाँ पर SDRF और प्रशासन जो है जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द जो वहाँ पर फंसे हुए जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, उनको जो है निकाला जाए और वहाँ पर जो मोबाइल और पेयजल आपूर्ति है उसे जल्द जो है सुचारू कर दिया जाए। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से आज जो है जो नॉर्थ सिक्किम है वहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो गैंगटॉक का इलाका है वहाँ ऑरेंज अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय जो है यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर सुबह 5 बजे जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर सेना का जो चॉपर रेस्क्यू के लिए जा रहा था आंचल, वो जो है नहीं उड़ पाया है। वो थोड़ी दूर जा करके वापस आ गया और वापस लैंड कर गया, क्योंकि मौसम जो है यहाँ पर विपरीत है और ऐसे विपरीत परिस्थिति में जो है चॉपर का उड़ना नामुमकिन है। लिहाजा जो है यहाँ पे तैयार है पूरी जो सेना के लोग हैं, NDRF के लोग हैं और उसके अलावा प्रशासन के लोग हैं। उनकी कोशिश तो है, लेकिन मौसम जो है यहाँ पर जो है विपरीत है, जिस कारण कि यहाँ पर रेस्क्यू में देरी हो रही है। प्रशासन दूसरी तरफ कोशिश कर रहा है कि जो सड़क है उस सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो ऐसे में BRO जो है लगातार दिन रात कोशिश कर रहा है कि जो मार्ग है, सड़क मार्ग है, उसको खोल दिया जाए। लेकिन मौसम जो है बारिश हो रही है, तो उस बारिश के चलते जो है काम में जो अवरुद्ध पैदा हो रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि एक तरफ प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द वहां फंसे हुए लोगों को जो है बाहर निकाला जाए, वहीं दूसरी तरफ BRO सड़क जो है मार्ग को ठीक कर रही है। और दूसरी तरफ कहा जाए तो मोबाइल कनेक्टिविटी पेयजल के साथ साथ वहां पर जो है सुचारू कर दी जाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मेडिकल की, तो मेडिकल जो है वहां पर आर्मी की जो मेडिकल टीम है वो वहां पर है और अगर किसी को किसी प्रकार की इमरजेंसी सेवाएं हो रही हैं तो निश्चित तौर से वहां पर आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं या आर्मी की जो मेडिकल टीम है वो वहां पर जो है उन लोगों को जो है उपचार और तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो मुहैया करा रही है। आंचल, उर्मिलेश, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आंचल जी उर्मिलेश, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो राहत शिविर हैं उसमें रोजमर्रा का जो ज़रूरत का साजो सामान है उसकी उपलब्धता राज्य प्रशासन किस तरह से सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1700 जो टूरिस्ट हैं उन्हें सकुशल निकाला गया और आगे के जो टूरिस्ट परमिट हैं वो भी रद्द कर दिए गए हैं। देखिए आंचल, बिल्कुल यहाँ पर जो है NDRF की टीम और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जो वहाँ लांचिन और लांचों में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक जो है राहत सामग्री पहुँचाई जाए। वो जो है एक, क्योंकि सड़क काफ़ी बाधित है उधर जाने के लिए, तो निश्चित तौर से वो एकमात्र जो है प्रशासन के पास जो रास्ता बचता है वो एयर
के जरिए ही बसता है। यहाँ पर जो है सेना जो है एयरफोर्स के लोग यहाँ पर आ रखे हैं, वो जो है एयर जो चॉपर है सेना का चॉपर, उसके द्वारा यहाँ से राहत सामग्री और यहाँ से बिजली वाले मोबाइल और तमाम जो मोबाइल जो नेटवर्किंग ठीक करने वाले लोग हैं, ये कह सकते हैं कि टेक्निकल एक टीम यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वहाँ जल्द से जल्द जो है जीवन को पटरी पर ला सके। लेकिन मौसम विपरीत है और जैसे आप देख सकते हैं आंचल मेरे पीछे भी, इस समय यहाँ पर बहुत घना कोहरा है। ऐसे में जो है चॉपर का उड़ना बहुत मुश्किल है, लिहाजा जो है टीम यहाँ पर इंतजार कर रही है कि जैसे ही यहाँ पर मौसम साफ होता है तुरंत जो है यहाँ पर चॉपर युद्ध स्तर पर जिस तरह से बचाव अभियान चलाया जा रहा है, मौसम कहीं ना कहीं उसे अवरुद्ध कर रहा है। बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ उर्मिलेश, क्योंकि सुबीना रॉय भी डिब्रूगढ़ असम से जुड़ गई हैं। सुबीना, अगर असम की बात करें तो भूस्खलन के साथ साथ बाढ़ अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन रही है असम के लोगों के लिए। किस तरह से राज्य प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मुस्तैदी के साथ काम करे ताकि स्थितियाँ वापस से सामान्य हो पाए? सुबीना जी, सुप्रभात। आंचल, जो स्थिति है काफी गंभीर है। जैसे कि असम जो है चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का जो 65% ऑफ जो पानी है जो बारिश के कारण है वो आके असम में बहता है। उसके बाद नागालैंड से दिखांग, दिखो, ये सब जो नदियां हैं इन सब का बाहर ब्रह्मपुत्र से होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है वाटर फ्लडिंग का प्रॉब्लम होता है। और जो अगर हम ऊपर पहाड़ों की बात करें तो वहां पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, फिर लैंडस्लाइड से जो बारिश के कारण फ्लड लेवल बढ़ जाता है, फिर यहाँ पे जो है मिडल ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली में आके वो इरोशन का प्रॉब्लम करता है। जैसे कि चाबुआ में भी इरोशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रोमोरिया एरिया में वहां पे भी काफी लोग रिलीफ कैंप्स में है, इसलिए जो है डिब्रूगढ़ भी बाढ़ ग्रसित होता है क्योंकि इरोशन प्रोन एरिया है आंचल। इसके बाद आप जैसे और आगे जाएंगे लखीमपुर की तरफ, वो जो है लो लाइंग एरिया है, मतलब कि उसको लोअर असम बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम भी है लोअर असम की, मतलब निचली स्तर है। थोड़ा भी पानी आता है सड़कों पे पानी आ जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा होता है। और जैसे आप होजाई में भी जाएंगे, नौगांव में भी जाएंगे, वहां पे नदियां जो है ओवरफ्लो हो रही है और जिसकी वजह से रास्तों में भी काफी यातायात जो मेन लाइफलाइन है वो इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है पानी का प्रभाव बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से नेशनल हाईवेज भी है जो काफी इफेक्ट हुए। इसके बाद जो है साउदर्न असम बराक वैली, जो कि पहाड़ों के बाद जाके वैली आता है बराक नदी में, तो बराक नदी का भी जो पानी का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि जो डीप डिप्रेशन। बिल्कुल सुबीना, हम समझ पा रहे हैं कि नदियों के जलस्तर बढ़ने की वजह से असम को मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है और युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट ली। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आगामी 2 से 4 दिन तक तेज आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। बात केरल की, जहां मानसून की शुरुआत 24 मई को हुई। इसके बाद से ही राज्य में बारिश का दौर लगातार जारी है। राज्य में भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों का मुआयना करने में लगी हुई हैं। राज्य के इडुक्की जिले की
देवीकुलम तहसील में एनडीआरएफ की टीम ने मुआयना किया। टीम ने कमान इंस्पेक्टर प्रशांत जीसी की अगुवाई में विभिन्न स्थानों पर तहसीलदार और गांव के अधिकारियों से बातचीत भी की है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से कुछ जुड़ी हुई खबरों का। ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन चुनाव परिणामों के बाद उम्मीद की जा सकती है कि महीनों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे दक्षिण कोरिया में अब स्थिरता आएगी। लिबरल पार्टी के ली जे म्यूंग को 49.3% से ज्यादा वोट हासिल हुए। वहीं मुख्य कंजर्वेटिव उम्मीदवार किम मून सू ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली। दक्षिण कोरिया में करीब 27 साल बाद वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 80% से ज्यादा रहा। ये चुनाव ऐसे समय में हुआ जब पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा मार्शल लॉ लागू किए जाने से देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी और ऐसे में कई महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को नया राष्ट्रपति मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली जे म्यूंग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि ली जे म्यूंग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। भारत कोरिया गणराज्य की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और अधिक विस्तार देने और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को आशान्वित है। अमेरिका और की केंद्रीय जांच एजेंसी FBI ने खतरनाक जैविक हथियार की तस्करी के आरोप में चीन के एक शोधकर्ता को गिरफ्तार किया। जैविक हथियार द्वारा आतंक फैलाने को एग्रो टेररिज्म का नाम दिया गया है। चीनी शोधकर्ता यूनकिंग जियान पर आरोप है कि वो फ्यूसेरियम ग्रामिनीरम नामक एक खतरनाक फंगस को अमेरिका में तस्करी कर लाई थी। FBI प्रमुख काश पटेल ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि यूनकिंग जियान मिशिगन विश्वविद्यालय में काम कर रही थी और वो जिस फंगस को तस्करी कर लाई थी वो हेड ब्लाइट नामक बीमारी का कारण बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश और दुनिया में विशेष योग शिविरों का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में योग किया गया। इस आयोजन में विश्वविद्यालय शिक्षकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।